हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर एक कोट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। कि हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो इस बात में है कि अगर हम किसी काम को करते हैं और उस काम में अगर सफल नहीं होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। ठीक है ना। एक बार हमने किया, ट्राई किया, नहीं हुआ और हमने उसमें छोड़ दिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ठीक है। तो सबसे सर्टेन वे यानी कि सबसे ऐसा तरीका कि हम जिस तरीके से सक्सीड होंगे ही होंगे या सफल होंगे ही होंगे, वो तरीका क्या है कि हमेशा हमें सिर्फ एक बार और जो है वो ट्राई करना चाहिए। यानी कि जब भी हम असफल होएं तो उस चीज़ को गिव अप ना करें, छोड़े ना, एक बार और जो है वो ज़रूर ट्राई करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसा कौन कह रहा है? ये थॉमस अल्वा एडिसन जो है, उनका ये कोट है। और थॉमस अल्वा एडिसन का कंट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है कि जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बल्ब वगैरह बनाया था और कई बार असफल होने के बाद इन्होंने ये अचीवमेंट जो है वो पाया था। ठीक है। तो ये खासकर जो स्टूडेंट्स हैं और ख़ासकर जो आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आजकल कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो आप लोगों के लिए ये कोड जो है वो बड़ा ही मतलब सूटेबल और बड़ा ही एक रेलिवेंट कोड है कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है, या एग्ज़ाम देने जाएं या एग्ज़ाम का आप अटेम्प्ट दे रहे हो या डेली बेसिस पर भी जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको डेली बेसिस पर भी ऐसा लगेगा कि आप जब तैयारी कर रहे हैं कि यार आपसे कि मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, याद नहीं हो रही है, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है ना, ये चीज़ें लगेंगी। तो उस समय पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने आप को ये बोलना है कि गिव अप करने से तो क्या ही होगा, गिव अप कर दिया तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर आपसे कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो आप उस पर एक ट्राई और दें। नहीं होती है, एक ट्राई और दें। ठीक है। इस तरीके से एक एक ट्राई अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप सफल होंगे। ठीक है। इस बात को लेकर आप जो है वो ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, तो आज 1 अगस्त है और नए महीने की शुरुआत हम लोग अपने जो मेन चैनल है दैट इज़ यूपीएससी एंड एसएससी ओकुल, इस चैनल पर हम लोग इस सेशन के साथ कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको कल ही ये चीज़ बताई थी कि अब हम लोग 1 अगस्त से, नए महीने से जो है इन सेशंस को हमारे नए चैनल पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर्स ओकुल वाला चैनल जो है वो अगले कुछ दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को सेशंस पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी ओकुल फैमिली है, उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियोस को और ज़्यादा लोगों तक आप भी देखें और बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। और आपको जो भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपने सजेशंस, फीडबैक भी आप ज़रूर दें। और अगर आपने इस चैनल पर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है। तो आज के बाद से ये जो सेशंस हैं इस सीरीज़ के, हमारे सीरीज़ उसी तरीके से चलेगी। सीरीज़ में कहीं कोई अंतर या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सीरीज़ उसी तरीके से चलेगी, बट ये जो चैनल है इस चैनल पर चलेगी। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रंट पेज की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट पेज पर देखिए, ये जो लैंडस्लाइड हुआ है केरला के वायनाड में, ये बड़ा ही, मैंने आपको बताया कि इट्स बहुत डिवास्टेटिंग है। ठीक है। तो कई सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है, 174 तक जो है वो आंकड़ा पहुँच चुका है। तो इसको लेकर एक आर्टिकल है इन दी एडिटोरियल पेज, वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे, है ना। और यहाँ पर एक खबर इंटरनेशनल रिलेशन से है वो, और ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है जिसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ से ये खबर है कि जो हमास का चीफ है वो यहाँ पर मारा गया है। और कहाँ मारा गया है? तेहरान में। तेहरान मतलब ईरान की जो राजधानी है, वहाँ पर ये मारा गया है। और ईरान ये कहता है कि हम इसका बदला लो है जो है वो इजराइल से लेंगे। यानी कि एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो वॉर अभी तक, है ना, मतलब डायरेक्टली ये वॉर बेसिकली इजराइल और हमास के बीच में चल रही थी, जो एक पैलेस्टीनियन आप कह सकते हैं एक मिलिटेंट ग्रुप है,
उसके बीच में ये लड़ाई चल रही थी। 7 अक्टूबर से ये लड़ाई शुरू हुई है। अब इस लड़ाई में धीमे धीमे जो है ये मतलब थोड़ा सा इसका जो आप कह सकते हैं दायरा है वो बढ़ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हालांकि इज़राइल ने अभी तक इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है कि हमास के चीफ को उन्होंने मारा है। ये बेसिकली हुआ क्या कि ईरान में जो नए राष्ट्रपति अभी बने उनकी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जिसमें ये सब लोग तेहरान गए हुए थे। और ये हमास का जो चीफ है जिसका नाम है इस्माइल हनीये, ये भी वहाँ पर गए हुए थे। तो इनको यहाँ पर जो इनका मतलब जहाँ पर ये रुके हुए थे रेसिडेंशियल एरिया में, वहाँ पर एक एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल मतलब हवा से एक प्रोजेक्टाइल आया और वहाँ पर उसको गिरा दिया गया। उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। अब हालांकि मैंने बताया कि इजराइल ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है कि इसके पीछे हम जिम्मेदार हैं या हमने इनको मारा है, बट ईरान का ये कहना है, क्योंकि ईरान और हमास जो है वो एक तरीके से मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट करता है। तो एक तरीके से अब इजराइल और ईरान के बीच में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर टेंशन्स या लड़ाई एक तरीके से हो सकती है। वहाँ पर दूसरी जगह आपको ये भी पता है कि लेबनान जो है, ठीक है, लेबनान का जो एक ग्रुप है दैट इज़ हिजबुल्ला, वो भी इस पूरे के पूरे एरिया में एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं और इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा रीजन है अब, ठीक है, जो वेस्ट एशिया जिसको कहा जाता है, जिसको जनरली वैसे मिडिल ईस्ट कहते हैं बट हमारे लिए वो वेस्ट एशिया है, तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा जो टेंशन है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। ठीक है, और आने वाले समय में टेंशन बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ इस रीजन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे दुनिया के लिए भी एक काफ़ी बड़ा कंसर्न या चिंता का इशू बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो बाकी इस पेज पर तो और कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आर्टिकल्स हैं। ठीक है, दिल्ली में ये बारिश जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कल भी हुई है ऐसा बताया जा रहा है। और मदर और सन ड्राउन कर गए हैं ड्रेन में। एक जगह फिर से इस तरीके की घटना सामने देखने को मिली है। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इन पेजेस में मैं देख रहा हूँ, मैंने बीच बीच में अगर कहीं पर कुछ और होगा तो ठीक है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक न्यूज़ इससे पहले कुछ थी तो सही आई थिंक, बट वो मतलब मैं आपको उसमें एक चीज़ बताना चाह रहा था बट वो कहाँ पर है। लेट मी चेक द पेज नंबर। चलो ठीक है, आगे है फिर वो देख लेंगे। फिलहाल हम लोग एडिटोरियल वाले पेज पर जो ये आर्टिकल है इसको देखते हैं। ये आर्टिकल बात कर रहा है वायनाड स्टोरी। ठीक है, आर्टिकल का टाइटल ही है वायनाड स्टोरी। अब इस आर्टिकल में क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि 2018 से, अब 2018 का इन्होंने जिक्र यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि ये जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं मुकुंद पी उन्नी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तो इनको 2018 का याद है कि जब इनके पास एक कॉल आया था इनकी मदर की तरफ से, जब इनसे कहा गया था कि इनका जो पलक्कड़ में घर है वो किस तरीके से उसमें पानी भरना शुरू हो गया है और आसपास की जो नदी है, ठीक है, वहाँ से भी जो कैनाल्स वगैरह निकलती हैं उनमें भी बहुत तेज़ पानी भर रहा है। तो उस तरीके की बात इनको याद है। तो 2018 से इसीलिए बताया गया है कि कई सारे जो केरलाइट्स हैं, ठीक है, जो मतलब केरला के जो लोग हैं, उनको ये आदत हो गई है कि वो क्या करते हैं कि जब बारिश ज़्यादा होने लगती है तो अपना जो सामान है, ठीक है, अगर वो मतलब सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी मकान में रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अगर उनके पास है, तो वो सामान को जो है वो ऊपर के मंजिले में मूव कर देते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर पानी भरेगा तो जो नीचे का फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक है,
अब जो नेबरहुड्स हैं वो दैट रिमेन इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड एंग्जाइटी एवरी मानसून सीजन, और जो मोहल्ला है वो भी इस तरीके की प्रिपेयर्डनेस में है। नेबरहुड्स मतलब आप नेबरहुड से ये कह सकते हैं कि जिस एरिया में बारिश हो रही है उसके आसपास के लोग, ठीक है, वो तैयार रहते हैं, और एंग्जाइटी चिंता भी रहती है क्योंकि हर मानसून सीज़न में बारिश वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और ट्यूसडे की मॉर्निंग में जो चीज़ हुई वहाँ पर भी इस तरीके से पैनिक देखा गया, ठीक है। जो हाउस है वो फिर से फ्लडेड हो गया था, ऐसा इनका कहना है। अब केरला एक ऐसा राज्य है जिसकी रेजिलियंस, ठीक है, या जिसकी जो रेजिलियंस कैपेसिटी है वो टाइम एंड टाइम अगेन टेस्ट होती रहती है, यानी कि समय के साथ साथ हर साल एक तरीके से उसका टेस्ट होता रहता है। मॉनसून्स आर नाउ वेलकम्ड विद अ ग्रेट डील ऑफ कॉशन एंड वरी। अब आज की डेट में जो मॉनसून आता है उसका स्वागत तो हालांकि किया जाता है, बिकॉज मॉनसून रेन इज़ ऑल्सो, मतलब आपको पता है कि जब हमारे देश का जो एनुअल रेनफॉल है उसका 3/4 या अराउंड 75% तो मानसून से ही आता है, तो मानसून को वेलकम तो किया जाता है, बट वो एक कॉशन और वरी के साथ, ठीक है, चेतावनी भी उसमें होती है और एक कहीं ना कहीं चिंता भी होती है। होम्स, लाइवलीहुड्स एंड अ फीलिंग ऑफ पीस एंड सेफ्टी आर लॉस्ट एवरी ईयर, ठीक है, घर जो हैं वो हर साल खोते जा रहे हैं। लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स मतलब लोगों की आजीविकाएं जा रही हैं। एंड अ फीलिंग ऑफ पीस एंड सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी और मतलब शांति और सुरक्षा की जो एक फीलिंग है, जो एक भावना है, वो भी हर साल होती जा रही है। 2018 से जब 5 सीवियर लैंडस्लाइड्स हुए थे, कहाँ पर? कोझिकोड, पलक्कड़, वायनाड और मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 160 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो 2018 का जिक्र इसीलिए किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार 2015 से लेकर 2022 के बीच में केरला में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आए हैं। जितने लैंडस्लाइड्स पूरे दुनिया में, सॉरी पूरे देश में आए हैं, 3782, 3782, इन लैंडस्लाइड्स में से 2239, ठीक है, 2239 जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं केरला से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा है ये। अब देखो 2024 के जो लैंडस्लाइड मतलब अभी जो आया, इसकी एनॉर्मिटी या इसका जो आप कह सकते हैं कि ये कितना बड़ा था, दैट कैन बी कन्वेड विद दिस फैक्ट कि 2 विलेजेस हैव बीन वॉश्ड अवे एंटायरली। 2 गांव जो है वो पूरे के पूरे बह चुके हैं, और वो 2 गांवों के नाम हैं मड्डीकई एंड चूराल माला। एंड दीज वर विलेजेस होम टू रफली 1000 पीपल ईच। ये 2 गांव ऐसे थे जहां पर लगभग 1000 लोगों के आसपास रहते थे दोनों गांवों में, एक में 1000, 2 में 1000, ठीक है, दूसरे में 1000, मतलब कुल मिला के 2000 के आसपास लोग थे, और ये पूरे के पूरे गांव जो है वो बह चुके हैं। मंडे की नाइट तक यहाँ पर सारी स्थितियाँ बिल्कुल नॉर्मल थी, सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही थी। लेकिन ट्यूसडे की सुबह जैसे ही ये फ्लडिंग वगैरह हुई और लैंडस्लाइड्स वगैरह आया, उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा जो सीन था, जो सिचुएशन थी, वही पूरी तरीके से बदल गई। और बारिश वहाँ पर अभी भी नहीं रुकी है, बारिश वहाँ पर अभी भी हो रही है, और जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम चल रहा है, राहत और बचाव का जो कार्य चल रहा है, उस पर अभी भी बाधाएं बारिश की वजह से आ रही हैं, ठीक है। ये तो मतलब जो अभी की स्थिति है, और 2018 से कैसे मतलब वहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए हैं उसका जिक्र किया गया। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे इसमें यह लिखा है कि केरला के जो एनुअल लैंडस्लाइड प्रॉब्लम है, इसने एक बार फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है 2 रिपोर्ट्स को, ठीक है। एक तो माधव गाडगिल कमेटी बनाई गई थी 2011 में, ठीक, वो स्पॉटलाइट में है। और इसके बाद एक कमेटी और बनी थी, दैट इज़ के कस्तूरी रंगन लेड हाई लेवल वर्किंग ग्रुप 2013 में। और साथ ही साथ एज वेल एज द रेजिस्टेंस टू देयर रिकमेंडेशंस, मतलब ये जो कमेटीज़ बनी थी, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इनके रिकमेंडेशंस को लेकर भी कई सारे रेजिस्टेंस वहाँ पर हुए हैं। अब देखो, द एरियाज ऑफ वायनाड दैट हैव बीन डिवास्टेटेड बाय द लैंडस्लाइड्स वर अमंग दोज दैट वर रिकमेंडेड टू बी डिमार्केटेड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज बाय द गाडगिल कमेटी, ठीक है। जिन एरियाज़ में, वायनाड के जिन क्षेत्रों में, जिन एरियाज़ में ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हुआ है या लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान हुआ है, ये वही एरियाज़ हैं जिनको गाडगिल कमेटी के अनुसार इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के रूप में डिमार्केट किया जाना था, ठीक है। दीज एरियाज़ वर इन टर्न ग्रेडेड इनटू 3 कैटेगरीज
बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल फ्रेजिलिटी, कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, नाजुक है, फ्रेजाइल है। तो उसके हिसाब से इन एरियाज़ को जो है वो 3 कैटेगरीज में ग्रेड किया जाना था। Several restrictions were proposed to be placed on construction and developmental activities, including a ban on mining, quarrying, polluting factories, etc. और यहाँ पर कई सारी जो तरीके की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस प्रपोज की गई थी कि इन सारी तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है वो नहीं हो सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, है ना, कि माइनिंग में बैन होगा, क्वेरिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है, फैक्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी थी। अकॉर्डिंग टू द गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया 1, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया 1 है, वहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो लैंड यूज़ है, ठीक है, जिस तरीके से लैंड है उसका आप चेंज नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज नहीं कर सकते फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, इस कमेटी के अनुसार ये यहाँ पर बोला गया था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया, कुछ जगहों का नाम और भी दिया गया कि सुल्तान बेथरी, वायत्री एंड मनंतावादी इन केरलाज वायनाड डिस्ट्रिक्ट वर स्पेशली वल्नरेबल। ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है एंड देयरफॉर नीडेड टू बी प्लेस्ड इन द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, और इसीलिए इन जगहों को इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी की हाईएस्ट कैटेगरी में रखने की ज़रूरत है। सिमिलरली इन्होंने कुछ और जगहों का जिक्र किया, जैसे पेरिनथाल मन्ना एंड तिरूर तालुक्स इन मल्लापुरम, इनको ESZ की 2 कैटेगरी में रखने की बात की गई। ठीक है, मतलब जो सेकेंड लेवल था। रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया था द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन एनी कंजर्वेशन एफर्ट and ensuring that their livelihoods are not adversely affected by these policies। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जो लोकल लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करना है कंजर्वेशन एफर्ट्स में, उनको भी इन्वॉल्व करना है, और ये भी इंश्योर करना है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, कंजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उसकी वजह से इन लोगों की जो आजीविका है या इन लोगों के जो लाइवलीहुड्स अर्न करने के तरीके हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिसकी वजह से लोगों की लाइवलीहुड्स के ऊपर अगर असर पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लोग उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में अपना सहयोग नहीं देंगे या उसको लेकर वो एग्री नहीं करेंगे, दे विल डेफिनेटली रेजिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ भी यहाँ पर बोली गई थी। और इसके बाद ये भी बोला गया कि जो टूरिज़्म है, इस क्षेत्र में जो पर्यटन है वो भी रेगुलेट होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए ताकि ये रीजन जो है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहे और इस क्षेत्र की जो फ्रेजाइल इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिसरप्ट या डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो एक तरीके से गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट में दी गई थी, लेकिन इनको वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन रिकमेंडेशंस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और उसी का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा डिवास्टेशन यहाँ पर हो रहा है। अब जो इसके बाद आगे लिखा है, द रिकमेंडेशन टू प्रोहिबिट चेंज ऑफ लैंड यूज सब्सिक्वेंटली लेड टू अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्टिंग इन द हिली रीजन्स। अब देखो, जो मैंने आपको बताया कि लैंड यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, कि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में चेंज नहीं कर सकते, फॉरेस्ट लैंड है तो नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज नहीं कर सकते। तो इससे हुआ क्या, कुछ फार्मर्स ने हिली रीजन्स में जो है वो प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट जो है वो spearheaded by all sections of the political class erupted in 2013 in केरला। ठीक है, 2013 में बेसिकली सभी पॉलिटिकल क्लासेस के द्वारा ये इस तरीके के प्रोटेस्ट जो हैं वो वहाँ पर किए गए और बाकी राज्यों में भी किए गए। ठीक है, बाकी जो दक्षिणी राज्य या सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी किए गए अगेंस्ट द परसीव्ड इम्पोजिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑन द पब्लिक विदाउट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन। तो उसमें ये मतलब उन लोगों का ये मानना था कि ये रिपोर्ट जो है वो हमारे ऊपर क्या की जा रही है, थोपी जा रही है, जनता के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो थोपी जा रही है और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। इस तरीके के भी कुछ क्लेम्स थे कि द प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द माइनिंग माफिया, क्योंकि उसमें ये था ना कि माइनिंग वगैरह जो है वो अलाउड नहीं होंगी। तो उसमें ये भी कहीं पर मतलब बात सामने आ रही थी कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वो माइनिंग माफिया जो है वो इस तरीके के प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। द थ्रेट ऑफ बीइंग एविक्टेड रैंक टू क्लोज टू होम
फॉर द सेटलर फार्मर्स एरियाज इन द हाई रेंजेस। तो वहाँ पर इस तरीके के भी डर जो है वो लोगों के मन में सताने लगे कि हो सकता है कि उन लोगों के घर वगैरह जो है वो भी छिन जाएं, है ना, उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये जो गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, इनका इस बात को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ वेरियस सेक्शंस के द्वारा एज बीइंग टू एनवायरमेंटली फॉरवर्ड, कि ये जो मतलब कमेटी की रिपोर्ट्स हैं या जो इसमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो एनवायरमेंटली फॉरवर्ड है एंड नॉट बीइंग पीपल सेंट्रिक इनफ, कि मतलब उसमें एनवायरमेंट को लेकर या एनवायरमेंट के कंजर्वेशन को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, मतलब उसके फेवर में, लेकिन वो पब्लिक सेंट्रिक नहीं है। मतलब वो बातें ऐसी नहीं है जिसमें लोगों का ध्यान रखा गया हो। इसलिए भी इन रिपोर्ट्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। द पब्लिक प्रेशर फोर्स द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स फ्रॉम कैरिंग आउट एनी ऑफ द मेजर्स दे रिकमेंडेड। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ क्या, तो बात की बात, इसको क्या हुआ पहले। कहाँ गया हो। नए नए ऐप यूज़ करने का ट्राई करो तो कुछ कुछ होता रहता है। एक मिनट रुकिएगा, क्या कर सकते हैं। मुझे लगा कि वो जो हम लोग रोज़ यूज़ कर रहे थे ऐप, उसमें वो इशू आ रहा था ना कल, कि हाईलाइट का कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कि आज एक नया ऐप यूज़ करके देखते हैं। ये ठीक चल रहा था, बट चलेगा वैसे, ठीक है। हो सकता है कि आज पहली पहली बार है तो थोड़ा सा होता है ना, पहली पहली बार में नखरे सबके रहते हैं, तो उसी तरीके का कुछ इसका भी हो सकता है। ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस इससे क्या होता है ना, इस तरीके के इंटरप्शन जब आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, बट हम अपना ध्यान डाइवर्ट होने देंगे नहीं। हम्म। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, कि इन रिपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक या पब्लिक सेंट्रिक नहीं थी, एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा क्या थी, एनवायरमेंटली फॉरवर्ड, मतलब एनवायरमेंट को लेकर तो इनमें काफ़ी बातें की ही गई थी, बट लोगों का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। अब पब्लिक की तरफ से जो प्रेशर आया सरकार के ऊपर, उसकी वजह से सरकार इस तरीके के जो रिपोर्ट्स के जो भी रिकमेंडेशंस थे, उसमें से कोई भी रिकमेंडेशंस को सरकार लागू नहीं कर पाई। ठीक है, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इट इज़ सेड दैट द ओनली थिंग नेचुरल अबाउट अ नेचुरल डिज़ास्टर इज़ द इवेंट इटसेल्फ। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि नेचुरल नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर नेचुरल क्या होता है, जो इवेंट है वही। हर फेज़ में, चाहे हम नेचुरल डिज़ास्टर के कॉज या उसके होने के कारण से बात करें, या वल्नरेबिलिटी की बात करें टू द प्रिपेयर्डनेस, या उसके रिस्पॉन्स की बात करें, मैनी ईयर्स ऑफ एक्शन इन एक्शन डिटरमाइन द आउटकम्स। ठीक है, कि हमने बहुत समय से, मतलब बहुत सालों से जो एक्शंस लिए हैं या जो एक्शन नहीं लिए हैं, वही हमारे आउटकम्स या परिणाम को डिसाइड करता है। ठीक है, इन अ वे सम ऑफ द कोर्स ऑफ द डिज़ास्टर इज़ प्रेडिक्टेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि डिज़ास्टर का जो कोर्स है
कि डिज़ास्टर कैसा होगा या कितना इससे नुकसान होगा, वो कभी कभी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब जिस तरीके की खबरें वायनाड से आज की डेट में आ रही हैं, तो उससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इट इज़ टाइम टू नॉट जस्ट रीबिल्ड बट बिल्ड बेटर, कि ये सिर्फ वापस से चीज़ें बनाने का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है वो वापस से बनाने का ही सिर्फ समय नहीं है, बट उसको बेहतर तरीके से बनाने की ज़रूरत है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट रेस्क्यूइंग पीपल एंड कम्युनिटीज़ फ्रॉम द प्रेजेंट डिजास्टर, बट ऑल्सो बिल्डिंग सेफ गार्ड्स अगेंस्ट ऑल सच ट्रेजिडीज़ इन द फ्यूचर। तो ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर कही गई है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अभी जो डिज़ास्टर हुआ है उससे लोगों को बचा लेना है, उसमें से लोगों को निकाल लेना है जो बचे हुए हैं, लेकिन ये है कि आने वाले समय में कुछ इस तरीके के डिज़ास्टर्स या इस तरीके के ट्रेजेडीज़ ना हो। क्योंकि देखो डिज़ास्टर्स तो होंगे, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं तो उनका तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी प्रिपेयर्डनेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं सो दैट कि आप उससे कम जो है वो प्रभावित हो सके, कम से कम अफेक्टेड हो सके। ठीक है, तो इसीलिए उस तरीके की सेफ गार्ड्स बनाने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम वायनाड की स्टोरी ये बताती है कि दैट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैन नॉट बी अ टॉप डाउन एंडेवियर, कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है वो एक टॉप डाउन एंडेवियर या एक टॉप डाउन एफर्ट नहीं हो सकता। इसमें जो कंजर्वेशन मेजर्स हमें अडॉप्ट करने हैं उसमें हमें लोगों का सपोर्ट और लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो लगेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसा नहीं कि कोई अप्रोच या कोई पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से बना दी गई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो उससे काम नहीं चलेगा। अनटिल एंड अनलेस उसमें नीचे के जो लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, उसका सपोर्ट मिले, ठीक है, उनका साथ उसमें रहे। दिस मीन्स दैट द पॉलिसीज मस्ट ऑल्सो स्ट्राइव टू ओवरकम द बाइनरी ऑफ एनवायरमेंट वर्सेज डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंट वर्सेज डेवलपमेंट का जो इशू है, ठीक है, क्योंकि आप डेवलपमेंट अगर करते हैं तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट आप नहीं करते हैं तो फिर उससे अलग इश्यूज़ हैं। लेकिन डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच का एक बैलेंस होना चाहिए कि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा ना हो कि जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। मैंने कई बार ये चीज़ें बात की हैं आपसे, है ना। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब हिमाचल में जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आई थी, बाढ़ वगैरह की स्थिति बन गई थी, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स हुआ था। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत बार ये बातें बताई हैं कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट करते हैं तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के या नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, इन द कमिंग ईयर्स वी आर लाइकली टू विटनेस मोर एंड मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले समय में जिस तरीके के क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो तो बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नहीं बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे। तो इससे फिर जो वल्नरेबिलिटीज़ है या जो खतरे हैं डिज़ास्टर प्रोन स्टेट्स जैसे कि केरला वगैरह में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे मतलब जैसे यहाँ पर तो अभी केरला का ही जिक्र हो रहा है, बट ओवरऑल अगर आप बात करें तो जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के खतरों का, लैंडस्लाइड्स वगैरह तो हिली स्टेट्स में एक बहुत प्रोमिनेंट कॉज है। ठीक है, एक बहुत प्रोमिनेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर है, तो वहाँ पर भी उसका खतरा है। और आवर पीपल डिज़र्व द इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल विल एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ दैट टेक इनटू अकाउंट देयर नीड्स एंड लाइवलीहुड्स। तो हमारे लोग जो हैं, मतलब हमारे लोग इन द सेंस कि जो लोग हैं वो डिज़र्व करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़र्व करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, सरकारी इच्छा होनी चाहिए, और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, इस तरीके की एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो उन लोगों की ज़रूरतों को, उन लोगों की ज़रूरतों और उन लोगों की जो आजीविकाएं हैं उसको ध्यान में रख के बनाई जाए। और लोकल कम्युनिटी और लोकल लोगों का जो साथ है, जो सहयोग है, सपोर्ट है, वो लेके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तब जाके ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो बात वही है कि इस तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर्स तो आने वाले समय में कम नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं कम होने। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपनी जो रेजिलियंस है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बातें तो बहुत होती हैं, बट वो इम्प्लीमेंट कब तक होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप समझ गए आप। चलो आगे बढ़ें। बाकी इन पेजेस में कुछ खास नहीं है।
अच्छा, यहाँ पर एक खबर है, यूपीएससी कैंसल्स खेडकर सिलेक्शन, बार्स हर फ्रॉम टेकिंग एग्जाम इन फ्यूचर। जो मैंने शुरुआत में आपको कोड दिखाया कि आपको अपनी असफलता से हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है और एक बार और ट्राई करना है, तो शायद उस कोड को इन्होंने पूजा खेडकर ने थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और ये अटेम्प्ट करती गई एग्ज़ाम्स को, और अपने जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूपीएससी देता है उससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स इन्होंने जो है वो कर दिए। ठीक है, इसी वजह से मतलब फ़िलहाल तो इनके खिलाफ़ यही केस है और इसीलिए यूपीएससी ने इनके खिलाफ़ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इनको एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था जिसके थ्रू इनका जवाब मांगा गया था और 25 जुलाई तक पहले इनसे जवाब मांगा गया। इन्होंने कहा कि मुझे 4 अगस्त तक का समय दीजिए जवाब देने के लिए। फिर इनसे कहा गया कि आप नहीं, 30 जुलाई दिन के 3:30 बजे तक आपको जवाब देना होगा। इन्होंने जवाब नहीं दिया और फाइनली यूपीएससी ने जो है इनका कैंडिडेचर या इनका जो सिलेक्शन था 2022 के यूपीएससी में वो कैंसिल कर दिया। मतलब नाउ शी इज़ नॉट एन आईएएस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अब ये आईएएस नहीं है। और इसके साथ साथ बार्स आर फ्रॉम टेकिंग एग्ज़ाम इन फ्यूचर, यानी कि ये आने वाले समय में भी जैसे यूपीएससी का कोई भी और एग्ज़ाम होता है ये वो भी नहीं दे सकती। ठीक है, अब बाकी इनके ऊपर अभी जो और चार्जेस थे कि इन्होंने जो ओबीसी मतलब ये ओबीसी सर्टिफिकेट या जो वो फिज़िकली डिसेबल्ड का जो सर्टिफिकेट बनाया था मल्टीपल डिसेबिलिटी का, वो चार्जेस अलग हैं। अब उसके ऊपर क्या होगा वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या वो चार्जेस के ऊपर अभी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बट इनका सिलेक्शन जो है वो फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो किसी भी कोर्ट को या किसी भी मोटिवेशनल स्पीच को या उस मोटिवेशनल स्पीच के मैसेज को इतना सीरियसली भी ना लें कि ऐसी हरकतें करें आप। ठीक है, कि ट्राई वंस अगेन, और इन्होंने इतना ट्राई किया कि अटेम्प्ट्स ही पार हो गए। ठीक है, अब इनको पता ही नहीं। ठीक है, या जानबूझ के किया, वटेवर, चलो ठीक है। बट मुद्दे की बात यहाँ से फिर से वही आती है कि इस तरीके की गड़बड़ियाँ ना करें। और एक और बात, यूपीएससी ने यहाँ पर ये भी कहा है कि हमने 2009 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 15,000 जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे उन सभी का डेटा चेक किया है। ठीक है, अभी तक यूपीएससी ने वो चेक नहीं किया था, लेकिन अब यूपीएससी कह रहा है कि हमने 2009 से लेकर, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, यूपीएससी कह रहा है कि हमने 2009 से लेकर, ठीक है, हमने 2009 से लेकर 2023 तक के बीच में जो 15,000 से ज़्यादा रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उन सब का डेटा हमने चेक किया है और उसमें पता लगा है कि इनके अलावा किसी ने भी ऐसी कोई गड़बड़ी या धांधली नहीं की है। ठीक है, कि ज़्यादा अटैम्प्ट्स अवेल किए हों, सिर्फ इन्होंने ये कांड किया था और इस कांड का इनको नतीजा जो है मिल गया। चलो, इसके बाद एक्सप्लेन पेज पर आएंगे। 2 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ में एक बदलाव किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, वो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यूपी स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ में क्या बदलाव किए गए हैं वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली वही जो मैंने आपको मिडिल ईस्ट वाला इशू बताया उसी से रिलेटेड है। तो क्या है ये, क्या टर्म है ये समझते हैं। तो हमास के जो लीडर हैं दैट इज़ इस्माइल हानिये, इनका असैसिनेशन मैंने बताया कि एयर स्ट्राइक में इनका असैसिनेशन हुआ, इनकी हत्या हुई है तेहरान में अर्ली आवर्स ऑफ वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे यानी कि कल की मॉर्निंग में ये हुआ है। हालांकि इसराइल ने ये क्लेम नहीं किया है कि इनको हमने मारा है, लेकिन हमास और ईरान जो है वो इसराइल को ही इस स्ट्राइक के लिए ब्लेम कर रहा है और उसने ये प्रॉमिस किया है कि इसके मेजर रिपरकशंस जो हैं वो होंगे। यानी कि अब हमास और इसराइल की लड़ाई तो पहले से ही चल रही है, अब ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, और ईरान और हमास मिल के जो है वो अब इसराइल के साथ लड़ाई करेंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है दैट ईरान कुड हाइक अप अटैक्स अगेंस्ट इसराइल थ्रू इट्स अलाइज, अ कोलिजन ऑफ ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स नोन एज द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह मानना है कि इसराइल जो ईरान है, ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक्स बढ़ा सकता है अपने जो उसके सहयोगी हैं, जो एलाइज़ हैं उनके साथ मिलके। और ये जो एलाइज़ हैं बेसिकली ये एक कोलिजन है ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स का जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। और इसमें कौन कौन शामिल हैं इस ग्रुप्स के या इस अलायंस के, अगर मैं मेजर ग्रुप्स की बात करूँ तो हिजबुल्लाह जो लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है, फिर हमास तो आप समझते ही हैं, है ना, हमास तो वही पैलेस्टीनियन जो एक मिलिटेंट ग्रुप है वो। देन यू हैव पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और जो हाउथी रेबल्स हैं,
ठीक है, ये हाउतीज का भी मैंने आपको केस बताया था अभी कुछ समय पहले, हमने देखा था कि जो रेड सी वाला रीजन है वहाँ पर कई सारे जो शिप्स वगैरह हैं उसके ऊपर ये हाउती जो रिबेलियंस है इन्होंने ही अटैक किए थे। तो ये सारे के सारे मिलके जो हैं वो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो ईरानियन जिसको ईरान सपोर्ट करता है। ठीक है, इन जो ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनको ईरान क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इसी के थ्रू वो इसराइल के ऊपर अब अपने अटैक जो है वो बढ़ा सकता है। अब ये कोलिजन कैसे फॉर्म हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखें तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो जड़ें हैं वो ईरानियन रिवॉल्यूशन जब हुआ 1979 में, वहाँ से शुरू होता है। और उसी समय जो है फिर वहाँ पर जो रेडिकल शिया मुस्लिम क्लरिक्स हैं उनके पावर में आने का या उनके सत्ता में आने का जो है वो रास्ता बनता है। अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ऐसे रीजन में जहाँ पर ज़्यादातर यूएस के एलाय जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, ज़्यादातर वहाँ पर जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी नेशंस हुआ करते थे। तो ऐसे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ईरान की जो न्यू सरकार या जो न्यू रिजीम यहाँ पर बनी ये रेडिकल शिया मुस्लिम्स की, इन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनको सपोर्ट या उनको सहयोग करना शुरू किया। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होते हैं इस तरीके के पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टेट या गवर्नमेंट्स के द्वारा फंडेड नहीं होते। ठीक है, तो उसको इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। दूसरा एक कारण और भी था, वॉज टू डिटर थ्रेट्स फ्रॉम द इजराइल एंड द यूएस। ठीक है, इजराइल और यूएस की तरफ से जो थ्रेट्स या खतरे इनको लगते थे उनको एक तरीके से उन थ्रेट्स को डिटर करना, मतलब उनको उनको उनकी तरफ से आने वाले खतरों का काउंटर करने के लिए इन्होंने ये बनाया। ईरान ने जो है वो ये देखा कि 1948 में जो इजराइल का क्रिएशन हुआ है एज अ मीन्स फॉर द यूएस, कि इसके थ्रू यूएस या जो वेस्ट है वो इस रीजन को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। और कोलिजन का नेम जो है, ये जो एक्सिस रेजिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका नेम, ये नाम माना जाता है कि दिस नेम इज इंस्पायर्ड बाय द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, जो पूर्व के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, दैट इज जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने एक बार अपना एक टर्म यूज़ किया था, एक्सेस ऑफ ईविल, और किसको रेफर करते हुए किया था, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को। अपने 2002 में स्टेट ऑफ द यूनियन के एड्रेस में उन्होंने ये टर्म एक बार यूज़ किया था, दैट इज एक्सेस ऑफ ईविल। तो ये माना जाता है कि ये जो कोलिजन का नाम है दैट इज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये नाम वहीं से निकल के आया है। अब इस ग्रुप में कौन कौन है वो मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि जो इसमें कौन कौन है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, मैंने आपको ये बताया कि जो ये है लेबनान में हिजबुल्लाह, ठीक है, वो इसका पार्ट है। हमास तो मैंने आपको बता ही दिया, पैलेस्तीन सुन्नी मिलिटेंट। PIJ दैट इज़ पैलेस्तीनियन इस्लामिक जिहाद, ये भी एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। फिर हाउतीज़ का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाउतीज़ बेसिकली जो है ये यमन के साथ इन्होंने सिविल वॉर में भी ये शामिल रहे हैं, और इन्होंने 2014 में जो यमन की कैपिटल है सना, उसको भी इन्होंने कब्ज़ा किया। और आज की डेट में ये जो नॉर्दर्न यमन का रीजन है उसके ऊपर इनका कंट्रोल है। ठीक है, ज़्यादातर उस रीजन के जो, मतलब उस देश के ज़्यादातर रीजन्स के ऊपर इनका कंट्रोल है। और इसराइल ने जो गाज़ा के ऊपर ये हमला किया 7 अक्टूबर के दिन, उसके बाद इन्होंने आपको, मैंने वही आपको जो बताया कि रेड सी से जाने वाले जितने भी शिप्स हैं उन्होंने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और उन्होंने यही हमेशा डिमांड रखी है कि जो पैलेस्तीनियन एनक्लेव है उसके इन्वेजन या उसमें जो मतलब इसराइल ने कब्जा किया है उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए। बस उसमें वैसे टर्म याद रखने की ज़रूरत है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। ठीक, चलो इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग ये वाला देखते हैं कि व्हाट इक्विवेलेंस अमंग स्कूल बोर्ड मीन्स। ठीक, देखो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा दैट इज़ परख। ठीक है, परख बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है अंडर दी NCERT फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड द इवेल्युएशन ऑफ ऑल स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। इसने अपनी एक इक्विवेलेंस रिपोर्ट सौंपी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस रिपोर्ट में जो है वो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि किस तरीके से जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं अक्रॉस ऑल स्कूल बोर्ड्स कैन बी मेड एनालॉगस, कि देश में जो अलग अलग स्कूल बोर्ड्स हैं उनमें जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे एक समान या कंपेरेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी है। अब व्हाट डज इक्विवेलेंस अक्रॉस स्कूल बोर्ड्स मीन, अब ये इक्विवेलेंस का मतलब क्या है।
देखो हमारे देश में आज की डेट में करेंटली 69 स्कूल बोर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट बोर्ड्स हैं, मतलब राज्यों के अलग अलग बोर्ड हैं, सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, फिर आईसीएसई बोर्ड है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ओपन स्कूल बोर्ड्स हैं, मदरसा बोर्ड्स हैं, इस तरीके के मिला के कुल 69 बोर्ड्स हैं। अब ये बोर्ड जो हैं एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनका जो करिकुलम है, मतलब जो इनका सिलेबस वगैरह है वो अलग अलग है, इनके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, ये सब में कुछ कुछ डिफरेंस है। तो एज अ रिजल्ट सम ऑफ देम आर सीन एज बेटर देन अदर्स। तो इसी वजह से कुछ बोर्ड्स जो हैं उनको बेटर माना जाता है, कुछ बोर्ड जो हैं वो बेटर दूसरे से नहीं है। अब इक्विवेलेंस रिपोर्ट में ये सजेशंस दिए गए हैं कि इनसे चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी। इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं फॉर द बोर्ड्स अक्रॉस 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज के अक्रॉस जो है वो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। और वो 5 कैटेगरीज क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम, असेसमेंट, इंक्लूसिवनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफिशियल ने यहाँ पर ये कहा है कि इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड विड इंश्योर that every learner who enrolls in a school affiliated in any board would get certain standardized benchmarked facilities for performance। कि अगर बच्चा किसी भी स्कूल में, ठीक है, किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड किसी भी स्कूल में अगर वो एनरोलमेंट लेता है, उसका दाखिला होता है, तो उसको एक सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि कम से कम इतनी फैसिलिटीज़ तो जो है वो उसको मिलेंगी, भले ही वो स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले ले, वो सीबीएसई में एडमिशन ले ले, वो आईसीएसई में ले ले, या किसी भी और बोर्ड में ले ले, ठीक है। अब इस रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन अगर उसकी मैं बात करूं तो इसमें यह कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है क्लास 9th 10th और 11th में, उसको जो उसके क्लास 12th के फाइनल मार्क्स हैं उसमें 9th 10th और 11th भी काउंट होना चाहिए, 9th 10th और 11th की परफॉर्मेंस भी काउंट होनी चाहिए। अब क्लास 12th का रिपोर्ट कार्ड जो है उसको एक क्यूमुलेटिव के रूप में देखा जाना चाहिए, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि क्लास 9th के 15% उसमें मतलब होने चाहिए, क्लास 10th का 20%, क्लास 11th का 25% और क्लास 12th का 40%, ठीक है। जो फाइनल क्लास 12th के रिजल्ट्स आते हैं वो ये सारा मिला के होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके जितने भी मार्क्स आए हैं क्लास 9th 10th 11th और 12th में, वो सारा का सारा फाइनल क्लास 12th के रिजल्ट्स में दिखना चाहिए। अभी तक तो जनरली क्या होता है कि हर क्लास के अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, क्लास 12th का जो रिजल्ट आएगा वो उसका पीछे की क्लासेस से कोई मतलब नहीं है, बट ये यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि जो असेसमेंट है, जो मतलब मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है, दैट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स इन ईच ग्रेड। हर ग्रेड में जो है वो क्रेडिट होना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में फॉर परसुइंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड फॉर एक्टिविटीज़ दैट आर पार्ट ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है। तो मतलब हर तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए वो कुछ ना कुछ क्रेडिट्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। एंड दिस विल इंक्लूड्स द स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ देमसेल्व्स। तो उससे स्टूडेंट जो है वो खुद को भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना उनके पास क्रेडिट्स वगैरह हैं, और टीचर जो है वो स्टूडेंट का भी असेसमेंट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया गया है कि बोर्ड्स डेवलप अ कार्डर ऑफ प्रोफेशनल पेपर सेटर्स, ठीक है। जो भी अलग अलग बोर्ड्स हैं वो प्रोफेशनल पेपर सेटर्स का एक कार्डर, एक ग्रुप जो है वो बनाए, मतलब ऐसे टीचर्स जो ट्रेंड होंगे क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए, ताकि जो असेसमेंट्स है क्लास 9 10th 11 12th में उनमें स्टैंडर्डाइजेशन हो। इसके बाद आगे लिखा है कि द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स द रिपोर्ट रिकमेंड्स दैट क्लास 9th and 11th, that for class 9th and 11th the boards create a question bank for all subjects offered and a blueprint for developing question papers. Question paper blueprints have also been suggested for class 10th and 12th. तो 9th और 12th के लिए, 9th और 11th के लिए जो बोर्ड्स हैं वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हर क्वेश्चन बैंक बनाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, और क्वेश्चन पेपर्स डेवलप करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट जो है वो क्लास 12th और 10th और 12th के लिए भी होना चाहिए, ऐसा सजेशन दिया गया है। द रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, द रिपोर्ट सेज दैट द गाइडलाइंस फॉर स्कूल एफिलिएशन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड्स बी फाइनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रिकमेंडेशन। कि जो स्कूलों को किसी भी बोर्ड के हिसाब से जो मान्यता मिलती है वो किस हिसाब से मिलनी चाहिए, वो जो इनकी रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि द बोर्ड शुड कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ एफिलिएटेड स्कूल्स, कि जिन भी स्कूल्स को
किसी बोर्ड ने अपनी मान्यता दी है, एफिलिएशन दिया है, उनका पीरियोडिक रिव्यू, समय समय पर उनका रिव्यू होना चाहिए। और एफिलिएशन जो है वो एक बार में सिर्फ 3 साल के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है। द बोर्ड शुड इनकॉर्पोरेट डिजिटल लिटरेसी इन एफिलिएटेड स्कूल्स, है ना। और जो जो मतलब जिस भी बोर्ड ने जिस स्कूल को मान्यता दी है वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, है ना। ट्रेनिंग इन कोडिंग एंड साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसको फॉलो किया जाना चाहिए। अब इस रिपोर्ट को कैसे प्रिपेयर किया गया? टोटल 32 बोर्ड्स एक्सक्लूडिंग द संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड एंड टेक्निकल बोर्ड्स, इनके अलावा 32 बोर्ड जो हैं उनको एसेस किया गया, और उनकी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको जानने के लिए परख जो है इसने उनको क्वेश्चनर दिए थे, मतलब एक क्वेश्चंस दिए थे जिसमें ये क्वेश्चंस थे कि डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलम को लेकर इन बोर्ड्स को क्वेश्चन दिए थे, और उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चंस में जवाब दिए हैं उन रिस्पॉन्सेस को एनालाइज यहाँ पर किया गया है। और बॉडी ने जो है वो, मतलब ये परख ने जो है इन स्कूलों के जो 2 साल के क्वेश्चन पेपर, मतलब इन बोर्ड्स ने जो 2 साल के क्वेश्चन पेपर बनाए थे उनका भी असेसमेंट या उनका भी एग्जामिनेशन किया है, उन क्वेश्चन पेपर को भी एग्जामिन किया है कि वो क्वेश्चन पेपर कैसे थे। ठीक है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर ये बताया गया है कि एक इक्विवेलेंस जो है वो आनी चाहिए। ठीक है। आई होप आप बात समझ गए। चलिए, तो फिलहाल हम लोग आज का सेशन इतना ही रखेंगे। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाला तो आर्टिकल हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज रिलेटेड टू यूपी है। नीचे एक आर्टिकल हालांकि और दिया गया है, बट मैं इसको कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। ठीक है। और इतना ज़्यादा टेक्निकल आस्पेक्ट हमने कल थोड़ा सा हालांकि एक टेक्निकल आस्पेक्ट को लेकर बात की थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि वो इशू था कि क्यों लेह में जो फ़्लाइट हैं वो कैंसिलेशन हुई हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, है ना। और वहाँ पर जो एयर डेंसिटी लो हो गई उसकी वजह से, वो ठीक है, वो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था कि टेम्परेचर्स क्यों बढ़ रहे हैं। उसके पीछे जो मतलब बिहाइंड द सीन आप कह सकते हैं, जो अंडरलाइंग रीज़न या अंडरलाइंग कॉज था वो टेम्परेचर राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग था, क्लाइमेट चेंज था, वो ठीक है। बट यहाँ पर बेसिकली जो आर्टिकल दिया गया है, ये आर्टिकल दिया गया है अभी जो नेपाल में एक कुछ दिनों पहले 24 जुलाई को एक प्लेन जो है वो मतलब टेक ऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश कर जाता है। तो उसको लेकर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। ठीक है। हालांकि उसकी जांच रिपोर्ट तो सामने अभी नहीं आई है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि वो एनी टाइम सून आएगी भी नहीं, मतलब बहुत जल्दी आएगी भी नहीं। बट इन्होंने कुछ चीज़ों के आधार पर यहाँ पर बात की है, तो उसको लेकर ये आर्टिकल में बातें की गई हैं, बट इट्स अ वेरी टेक्निकल आर्टिकल। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इतना टेक्निकल पूछा नहीं जाता। ठीक है। यूपीएससी के अगर आप जनरल स्टडीज़ का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछा जाता। ठीक है। वैसे इसको आप साइंस एंड टेक में लेके पढ़ सकते हैं, बट साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजी ऐसी वाली पूछी जाती है जो एज जनरल हो, है ना। टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के अंदर उसमें जाके नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि फ़्लाइट जो है वो ऊपर उठती है तो फिर वो टर्न कैसे होती है, और टर्न होने के लिए उसमें कितना जो है वो एंगल चाहिए। लिफ्ट अगर उसको मिल रही है तो वो एंगल ऑफ अटैक होता है, अगर ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक हो गया तो फिर उसमें लिफ्ट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जो एयर है वो सेपरेट करनी शुरू कर देगी। उस तरीके की बातें लिखी गई हैं, तो वो मुझे काम की नहीं लग रही है, तो दैट इज़ वाई मैं इसको कवर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग आज का सेशन जो है वो इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि अब हम लोगों ने अपने जो यूपीएससी एंड एसएससी एग्ज़ाम्स वाला जो चैनल है उस पर ये सेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर और अभी भी कुछ दिनों के लिए, अगले 4-5 दिन के लिए एटलीस्ट, जो हमारा करंट अफेयर्स ओकुल वाला चैनल है वो विजिबल है, उसके सारा कंटेंट ओपन है, विजिबल है। अगर आपका कुछ बैकलॉग बचा हुआ है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको आप इन 4-5 दिनों में कवर कर लीजिए, अगर इतना बैकलॉग है तो। और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन ये है कि आप 60% में जो भी आईना सीरीज़ का कोर्स आपका बच रहा है बैकलॉग में है उसको आप परचेज़ कर लें, उसमें एनरोल कर लें। उसके बाद आप फिर जब भी चाहें उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये सेल सिर्फ आप लोगों के लिए, ये ऑफ़र जो है वो 5 अगस्त तक है। फिर 5 अगस्त तक अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन यही रहेगा कि आइदर आपको या तो फिर नॉर्मल रेट्स में वो परचेज़ करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है ना। बट 5 अगस्त तक, या तो आप 5 अगस्त तक अगर अपना बैकलॉग वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए। ठीक है।
यही ऑप्शंस मैं आपको बेस्ट पॉसिबल दे सकता हूँ। और बाकी जो लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शंस है कि आप 16 महीने की पीडीएफ, यानी कि अगर आप अगले साल के मेंस तक एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जून 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक कंपाइल्ड पीडीएफ्स ओनली एट 680 रुपीज़ 16 महीने की। ठीक है, लगभग 40-42 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको ये पड़ रही है, यानी कि एक दिन के 1.5 रुपये से भी कम है। या फिर आपके पास ये वाला एक ऑप्शन है, अगर आप अगले साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप 510 रुपीज़ में ये ले सकते हैं। पूरे 12 महीने की पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। देन अगर हम बात करें 8 महीने की तो वो आपको 345 रुपये में मिल रही हैं। 4 महीने की अगर हम बात करें तो वो आपको 175 रुपये में यहाँ पर मिल रही हैं। और अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे, 2 रुपये से भी कम में 59 रुपीज़ में आपको ये मिल रही है। ठीक है, तो जून के महीने की है, जुलाई के महीने की बहुत जल्द हम लोग कंपाइल्ड पीडीएफ पर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर जैसे ही वो कंप्लीट होगी हम उसको भी लॉन्च कर देंगे इसी तरीके से, ओनली एट 59 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो अगर आप इनमें एनरोल करना चाहें तो ये सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, आप चाहें तो इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये लिस्टेड है, आप वहाँ से भी चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि इन सेशंस को हम लोग यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबा कंटिन्यू करते रहें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इस QR कोड और UPI ID का आप लोग इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। जिन लोगों को भी ये आप लोग मतलब यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें सो दैट कि हमारा भी जो काम है वो चलता रहेगा एंड आपको मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें भी मिलता रहेगा और आपके लिए इसी तरीके से सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर लंबे चलते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके वहाँ पर ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और ये सारे आईना सीरीज़ के कोर्सेज़ हैं जिनका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ। जो भी कोर्स आपको लग रहा है कि आपका बैकलॉग बचा हुआ है, या किसी भी अगर कोर्स में आप अदरवाइज़ भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी आप लोगों को 5 तारीख तक इनमें 60% ऑफ मिल रहा है। यू आर गेटिंग 60% ऑफ। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको ये लिस्टेड प्राइस दिख रहे हैं इनमें 60% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो जिस भी कोर्स में आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के कोर्सेज हमारे पास लास्ट ईयर के भी हैं, अगर आप इनमें भी चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और लास्ट ईयर के कंपाइलेशन PDF नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के, पूरे साल भर के एट ओनली 499 रुपीज़। इंग्लिश में PDFs रहेंगी। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे ऐप और वेबसाइट में जो PDF नोट सेक्शन है वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारा साथ सहयोग देते रहें, और जितना भी आप लोगों से सपोर्ट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो आप यहाँ से ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो हमारे इस नए चैनल पर, या पुराने चैनल पर कहूँगा, वैसे मैं मेन चैनल पर कह सकते हैं, आने वाले कुछ दिनों के बाद तो सिर्फ एक ही चैनल रह जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ और सजेशंस, फीडबैक भी अगर आप देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। अपना साथ सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।